आप सभी को नमस्कार। एस्टेट के जो पेपर अभी हुए थे उसमें एस्टेट लेवल 3 यानी पीजीटी और लेवल 2 यानी टीजीटी के संबंधित जो हिंदी विषय के ऑब्जेक्शन थे उससे संबंधित वीडियो हमने डाल दी हैं। अब आप सभी साथियों की एक और डिमांड थी कि एस्टेट का जो लेवल 1 था यानी पीआरटी का लेवल था उसके ऑब्जेक्शन भी बताए जाए। तो अब हम एस्टेट का जो पेपर है वो देख लेते हैं कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। और उसमें जैसा मैंने पेपर देखा अभी जो पीआरटी लेवल का जेबीटी लेवल का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें जो हिंदी का सेक्शन था कॉमन जो पार्ट होता है लैंग्वेज का 15 नंबर का, उसमें हिंदी के जो 15 क्वेश्चन थे उसमें जो मोस्टली क्वेश्चन है वो सही है। तो अगर जो साथी इस वीडियो में सिर्फ ये देखने के लिए आए हैं कि हम ऑब्जेक्शन लगाएं या ना लगाएं या उसमें ऑब्जेक्शन हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वो साथी अपना टाइम ख़राब ना करें। हम इस पेपर को डिस्कस ज़रूर कर लेते हैं। 15 के 15 क्वेश्चन का हमें सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। तो अगर आपको लगता है कि मुझे तो इसमें कोई क्वेश्चन डाउटफुल नहीं लगा, लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चन डाउटफुल लगता है कि मुझ पर थोड़ा सा अगर क्लू मिलता है, आपको कहीं भी एक नंबर से रह जाते हो, अगर आपको थोड़ा सा क्लू मिलता है कि मुझे इस नंबर पर हो सकता है कि मुझे या दोनों आंसर ठीक मान ले बोर्ड, इस तरह की कई बार बात हो जाती है कि दो आंसरों को बोर्ड ठीक मान लेता है, तो अगर आप एक नंबर से रहते हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। ये वीडियो सिर्फ पीआरटी यानी जेबीटी लेवल के जो साथी जिन्होंने अब एग्ज़ाम दिया था उन्हीं के लिए है। बाकी इस वीडियो में हम जो 15 नंबर का हिंदी व्याकरण का पार्ट था उसके 15 क्वेश्चन जो है वो उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो आपको हो सकता है आने वाले जो एग्ज़ाम है, चाहे हरियाणा के है, चाहे स्टेट का है, चाहे सीटेट का है, चाहे रीट का एग्ज़ाम है या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम जिसमें हिंदी के क्वेश्चन आते हैं, उससे संबंधित आपको जो क्वेश्चन है उनका ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो अगर आप सिर्फ स्टेट के रिगार्डिंग ऑब्जेक्शन के रिगार्डिंग ये वीडियो देख रहे हो तो उसमें आपका मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा मतलब सॉल्यूशन होने वाला है। तो चलिए एक बार डिस्कस ज़रूर कर लेते हैं। मेरे पास ये पीआरटी लेवल का पेपर है, जो पेपर है मेरे पास वो है पीआरटी का यानी लेवल 1 का जेबीटी जिसको बोलते हैं, और कोड ये रहेगा डी। तो डी कोड है मेरे पास। तो इसमें देखिए पहला जो क्वेश्चन है चौथा पांचवा कैसे विशेषण है, तो साथ में डिस्कस भी करेंगे हम। चौथा पांचवा किस तरह के विशेषण है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि विशेषण के जो भेद हैं वो 4 होते हैं। पहला है गुणवाचक या गुणबोधक कह सकते हो, गुणवाचक भी कहते हैं, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण, 4 भेद होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन के आधार पे। तो एक संख्यावाचक विशेषण हमने बात की थी। संख्यावाचक के मूल रूप से 2 भेद मानते हैं, एक तो निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आया है ना, ये जो क्वेश्चन आया है वो संख्यावाचक का जो पार्ट है निश्चित संख्यावाचक, संख्यावाचक का जो पार्ट है विशेषण का जो निश्चित संख्यावाचक है उसमें से उठाया गया है। निश्चित जो संख्यावाचक है उसके आगे भेद और होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण उसके भेद और होते हैं। इसका भेद है, एक तो क्रमवाचक होता है, एक आवर्तीवाचक होता है, एक समूहवाचक या समुदायवाचक होता है, परिमाणवाचक इसका नहीं होता, और इसका एक भेद और होता है प्रतीकवाचक। ये 3 भेद इसके होते हैं। जो परिमाणवाचक है वो विशेषण का जो मुख्य भेद है उसमें आता है। तो ये बात कर रहा है, क्वेश्चन बात कर रहा है चौथा पांचवा कैसा भेद है। तो ये क्रमवाचक जो विशेषण होता है संख्यावाचक का, निश्चित संख्यावाचक का क्रमवाचक जो भेद है उसका एग्जाम्पल है। आवर्तीवाचक में हम किसकी एग्जाम्पल लेंगे, जो आवर्तीवाचक होता है उसके अंदर हम 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 5 गुना इस तरह के एग्जाम्पल लेते हैं। क्रमवाचक में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां जो फिक्स होती है ना क्रम में, संख्या में जो एक नंबर में फिक्स होते हैं भी, आगे से पांचवा, पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा, पांचवा, इस तरह से जो होता है वो किस में आते हैं, वो आते हैं क्रमवाचक में। और आवर्तीवाचक में आते हैं 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 100 गुना, इस तरह के जो एग्जाम्पल होते हैं वो आवर्तीवाचक में आते हैं। अगली हम बात करें जो समूहवाचक में अगर लें तो समूहवाचक या समुदाय जो बोधक होते हैं उसमें आते हैं दोनों, चारों, सभी, इस तरह के एग्जाम्पल है। ठीक है, दोनों, चारों, सभी इस तरह के एग्जाम्पल होते हैं वो समुदाय या समूह में जो आते हैं ना, इस तरह के एग्जाम्पल। प्रत्येकवाचक में हम लेंगे प्रत्येक व्यक्ति, हर व्यक्ति, प्रत्येक दिन, हर दिन, ये प्रत्येकवाचक में आते हैं। ठीक है, और अनिश्चित में अगर बात करें तो कुछ, थोड़ा, कुछ, इस तरह सैकड़ों, दसियों, 101, 201, कोई 10 1 इस तरह के एग्जाम्पल है वो अनिश्चित संख्यावाचक में आते हैं। और परिमाणवाचक में अगर बात करें तो वहाँ परिमाण का मतलब नाप तोल का बोध होता है, जिसमें हम कोई भी चीज़ को
क्वांटिटी में उसका अगर करते हैं तो वो परिमाणवाचक में आता है। तो इस क्वेश्चन में जो आंसर बोर्ड ने दिया है वो तीसरा ही दिया है और तीसरा आंसर मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। 32 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, किस शब्द में इन प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ? नेगेटिव बहुत पूछा है, सॉरी, प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ, किस शब्द में इन प्रत्यय का प्रयोग सही नहीं हुआ, नहीं पूछा है। तो कुंजड़िन में हुआ है, नागिन में हुआ है, और ईसाइन में भी हुआ है, और नाइन शब्द में सिर्फ नए प्रत्यय लगा हुआ है। तो इस शब्द में जो है वो जो ये प्रत्यय, इन प्रत्यय नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी मुझे सही लगा, बिल्कुल 32 का तीसरा ऑप्शन आ जाएगा। अगला है, कौन सा शब्द इंद्रधनुष शब्द का पर्याय नहीं है? तो इसमें जो इंद्रधनुष का पर्याय 33 नंबर का चौथा ऑप्शन है वो नहीं है, बाकी तीनों ये इंद्रधनुष के पर्यायवाची है। तो ये क्वेश्चन भी मुझे ठीक लग रहा है, बिल्कुल। अगला है, शुद्ध वाक्य चुनिए। मैं मेरे घर जाऊंगा, यहाँ मेरे में गलती है, मैं घर जाऊंगा या मैं अपने घर जाऊंगा, ऐसा हो सकता है इसका, या तो मैं घर जाऊंगा या मैं अपने घर जाऊंगा। मैं मेरे घर जाऊंगा, यहाँ पे एक काउंट गलत है। तुम तुम्हारा काम करो, तुम अपना काम करो, तुम काम करो यहाँ नहीं है, तुम अपना काम करो, ये इस तरह से हो जाएगा। तुम तुम्हारा काम, ये बिल्कुल गलत है। हम हमारे वर्ष धर्म का, हम हमारे नहीं, हमें धर्म का पालन करना चाहिए या हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए, इस तरीके से बात बनेगी। बाकी हमें धर्म का पालन करना चाहिए, ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। यह वाकई एक गंभीर समस्या है, ये बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर चौथा हो जाएगा, बोर्ड ने भी में भी यही आंसर दिया है। 35 नंबर क्वेश्चन है, किस विकल्प में नित्य बहुवचन शब्द नहीं है? किस विकल्प में नित्य का मतलब हमेशा ही जो बहुवचन में आते हैं वो नहीं है? तो 35 का बोर्ड ने जो आंसर दिए वो व्याख्याता है। अंशु, अक्षत, दर्शन शब्द है वो हमेशा बहुवचन में आते हैं, लेकिन व्याख्याता शब्द है ये बहुवचन में नहीं आता। व्याख्याताओं इनका बहुवचन हो जाता है, ठीक है। जो प्रोफेसर हैं, लेक्चरर जो हैं, वो इनके आगे कई बार जैसे मेल है, फीमेल है, जैसे अध्यापक है, महिला अध्यापक है, पुरुष अध्यापक है, इनके आगे ऐसे शब्द लगाते हैं, या इनका वो तो लिंग की बात होगी, लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं वचन की। नित्य बहुवचन है ये, तो इनके आगे व्याख्याताओं लग जाएगा, तो इस तरीके से शब्द बनता है, यानी हमेशा ये बहुवचन में नहीं आता, ठीक है। तो आगे इसमें यही भी आंसर मुझे बिल्कुल ठीक लगा। आगे हैं, विलोम की दृष्टि से असंगत बताना है। असंगत का मतलब अलग, भिन्न, गलत हो सकता है, वो कौन सा है, ठीक है। निषिद्ध, विहित, निर्भीक, शूरवीर, पदारूढ़, पदच्युत, निर्भीक, प्रवृत्ति, निवृत्ति। तो इसमें बाकी सारे ऑप्शन ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, यानी इसमें जो ऑप्शन आपके जो ठीक हैं, पहला ठीक है, तीसरा ठीक है, चौथा ठीक है। निर्भीक का विलोम पूछ रखा है विलोम की दृष्टि से। तो निर्भीक और शूरवीर तो दोनों तो एक ही बात है, बिना भय के। शूरवीर, जो सूर है, वीर, वीर शब्द आया। निर्भीक का मतलब जो भय से, मतलब भयभीत नहीं है। निर्भीक का भयभीत हो सकता है, लेकिन ये जो शूरवीर है ये इसमें असंगत है। तो दूसरा ऑप्शन इसमें बोर्ड ने यही दिया है, तो इसका ठीक है बिल्कुल आंसर। अगला है, संबंधवाचक सर्वनाम पद छांटना है। संबंधवाचक इसमें सिर्फ एक है, जो, सो, जितना, जैसा, वैसा, ये सारे संबंधवाचक होते हैं। कुछ, कितना, कैसा, ये संबंध का एग्जाम्पल नहीं है। तो ये भी आंसर इसका बोर्ड का बिल्कुल सही है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आंसर आपके मतलब किसी को कोई इसमें ऑब्जेक्शन मिलने वाला है। तो लगभग क्वेश्चन इसमें मुझे ठीक लग रहे हैं। फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो आधा पेपर लगभग हमारा हो गया है। तो आंजने, ये शब्द काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, बहुत बार पेपर में आए हुए क्वेश्चन भी है, और ये आगे आने वाले एग्जाम में भी अवश्य, और स्टेट में तो, और रीट के एग्जाम में तो ये क्वेश्चन लगभग आने लगे हैं। इस तरह के जो क्वेश्चन हैं, ये जो प्रत्यय में भी आते हैं, ये संतान सूचक जो प्रत्यय होते हैं, प्रत्ययवाचक जिनको बोलते हैं, वो इनके एग्जाम्पल होते हैं। तो इसमें पूछा है, अंजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो अंजनी, इसका जो मूल शब्द है अंजनी, अंजनी प्लस ए प्रत्यय हो जाएगा, अंजनी प्लस ए। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है, 38 नंबर क्वेश्चन का ये सही है, और मे भी बोर्ड ने भी यही दिया होगा। तो अंजनी प्लस ए, गंगे प्लस ये ए, अगन्य प्लस, अग्नि प्लस ए, अगन्य। तो इस तरह के शब्द बहुत सारे हैं, और इस तरह के एग्जाम्पल भी आपको बुक में मिल जाते होंगे। नहीं मिलते तो इस तरह के जो उदाहरण है वो आप ज़रूर इनको देखिए, समझने की कोशिश करिए। अंजनी प्लस ए हो जाएगा, अग्नि प्लस ए, अगन्य हो जाएगा, गंगा प्लस ए, गंगे हो जाएगा,
कुंती प्लस एक कौनते हो जाएगा। तो इस तरह के जो उदाहरण है वो पेपर में बहुत बार आते हैं। हरियाणा के जो HSSC की एग्जाम है उसमें भी आते हैं और स्टेट के एग्जाम में भी आते हैं, और रीट का एग्जाम भी होने वाला है तो उसमें भी ये क्वेश्चन आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भाववाचक संज्ञा। संज्ञा का टॉपिक भी हर एग्जाम में आने लगा है। ये पूछा है संज्ञा भेद कौन सा है। भाववाचक संज्ञा भेद पद है इन क्वेश्चनों में से। 39 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर है वो बचपन हो जाएगा। बचपन शब्द में भाववाचक संज्ञा है, तो बच्चा से बचपन बना है तो भाववाचक संज्ञा पद इसमें है, बाकी उस में भाववाचक नहीं है। राम ने किसान की जमीन हथिया ली। राम ने किसान की जमीन हथिया ली रेखांकित पद में प्रयुक्त क्रिया कौन सी है। तो हथिया ली इसको अंडरलाइन किया गया है। तो हथिया ली में नाम धातु है वो है, और इसका एक जो क्वेश्चन है वो TGT में भी आया हुआ था। लतियाना है, इस तरह से कुछ एग्जाम्पल आया हुआ था। सजाना है, लतियाना है, इस तरह के जो उदाहरण थे वो उसमें पूछे गए थे। लतियाना, सजाना, झुठलाना, गलियाना, और पूछा नाम धातु क्रिया कौन सी नहीं है, और इसमें पूछ लिया भी जो हथिया ली है वो कौन सी क्रिया है। तो ये नाम धातु क्रिया है, और नाम धातु क्रिया वो होती है जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों से बनती है। प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है जो या जिस क्रिया का वह रूप जिससे हम किसी काम को दूसरे से करवाते हैं मोटिवेशन के द्वारा। जैसे अध्यापक ने बच्चे से पाठ पढ़वाया, खुद नहीं पढ़ा, बच्चे से पढ़वाया है। संयुक्त क्रिया वो होती है जो मुख्य क्रिया को काम करने में अपना सहयोग करे, वो संयुक्त क्रिया होती है। और अकर्मक क्रिया तो इसमें बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो नाम धातु क्रिया इसका सही उत्तर है, बोर्ड ने भी यही दिया है। अनुपम शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है। अनुपम शब्द पूछ रखा है, तो अनुपम शब्द में अन उपसर्ग जुड़ा है, ये वाला जिसके हलंत लगा है अन, न के हलंत लगा है। एक ये अन ये भी है लेकिन इसमें न के हलंत नहीं है, अनु नहीं है, अनुप नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अन। और इसकी अगर हम टुकड़े करने की बात करें तो अन प्लस उप प्लस मा, इस तरीके से टुकड़े हो जाएंगे। और इस शब्द को उपमा शब्द है, अन प्लस उपमा। ठीक है, तो इसमें जब इसको जोड़ेंगे, इसमें प्रत्यय जुड़ेगा अनु, तो अनुपम ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है 42 नंबर क्वेश्चन है, अभ्युदय शब्द में संधि का प्रकार बताइए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं इस तरीके के, तो इसमें सही है यण संधि है, एग्जाम इसका वो हो जाएगा। बोर्ड ने भी इसका यही उत्तर दिया है। तो अभी यण संधि का जो नियम है इसमें ई या ई प्लस में भिन्न स्वर आ जाता है तो ई का ये बन जाता है। ठीक है, प्लस में जो यहाँ जो स्वर आता है वो इसमें जुड़ जाता है। इसमें भी यही हुआ है, अभी प्लस उदय। ठीक है, अभी का ई का ये बन गया, प्लस में ऊ जुड़ गया तो ये हो गया यू, अभ्युदय। ठीक है, तो इसका भी सही उत्तर बोर्ड ने दिया है। अगला क्वेश्चन हमारा विशेषण पद चुनिए। तो इसमें विशेषण पद कौन सा है। 43 नंबर क्वेश्चन है, उसका जो सही आंसर है वो इसने बोर्ड ने भी सही दिया है, तो गुणशाली इसमें ऑप्शन में आ जाएगा। ये विशेषण का इसमें भेद है, बाकी जो उन्नति है, कंठोष्ठ है, ये विशेषण के भेद नहीं है, ये विशेषण पद नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, अपादान कारक युक्त वाक्य चुनिए। जिसमें अपादान का मतलब होता है अलगाव का बोध होना, दूर हो जाना किसी चीज़ से। तो बच्चे बंदर से डरते हैं, ठीक बात है, इसमें अपादान हो सकता है। एक बार दूसरे के ऑप्शन देख लेते हैं। मैं उसे अपने हाथों से सजा दूंगा, यानी हाथ और सजा देने का संबंध आपस में बन गया, तो यहाँ करण हो जाएगा, अपादान नहीं होगा। महिला आँखों से अंधी है, आँखों से अंधी है, यहाँ भी अलगाव का बोध नहीं हो रहा बल्कि यहाँ पे साधन का बोध हो रहा है, ये भी करण है। वह सब ओर से सैनिकों से घिरा हुआ है, यहाँ भी अलगाव नहीं हो रहा, तो अपादान तत्पुरुष का इसमें एक ही बच्चा है। बच्चे बंदर से डरते हैं, यानी बंदर से वो भयभीत हैं, या बंदर का उसको भय है, तो बच्चे बंदर से डरते हैं। ठीक है, तो इसमें यही आपका एग्जाम्पल हो जाए। अगला है इसमें क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, सनान वनान पद में कौन सा समास है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है अभी, सनान वनान। ये जो क्वेश्चन है ये मोस्टली जो क्वेश्चन है हमें लगता है कि पता नहीं किस प्रकार का एग्जाम्पल है, सेम शब्द लग रहे हैं हमें, लेकिन ये द्वंद्व समास में आते हैं। ये होते हैं समाहार द्वंद्व, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो समाहार द्वंद्व बोलते हैं इनको। और इनका जो विग्रह करते हैं हम इस तरह के शब्दों का, तो इनको हम करेंगे सनान वनान आदि। ठीक है, जैसे ये कह दें कपड़ा वपड़ा, चाय वाय, ठीक है, काम वाम। ठीक है, तो इस तरह के शब्द होते हैं जो
सार्थक निरर्थक शब्द जिनको बोलते हैं उनका युग्म होता है। तो इन शब्दों के पीछे है वो आदि शब्द हम लगाते हैं। तो स्नान वनान आदि, तो इसमें ये शब्द हैं वो इसमें आ जाएंगे द्वंद्व समास में। तो ये आपके हिंदी के 15 क्वेश्चन थे, इसमें किसी प्रकार का जो ऑब्जेक्शन है वो लगने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे जो यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जितने भी साथी इससे जुड़े हुए हैं सभी साथियों से अनुरोध है कि एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। थैंक यू।